हेलो एवरीवन, ये प्रदीप मांझू सर जी की धुरंधर इंडिया जीके की बुक है। 5000 प्लस पीवाईक्यू है इसमें। 2017 से अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हरियाणा के एग्ज़ाम जैसे HSSC हो, HCS हो या HTET में, सभी में ये पीवाईक्यू आए हुए हैं और सर ने इसको विद एक्सप्लेनेशन इसमें पब्लिश किया है। तो आज से हम, जैसा कि हमें पता है कि हरियाणा ग्रुप डी के भी फॉर्म निकले हुए हैं, पुलिस के भी निकले हुए हैं, वार्डर के भी निकले हुए हैं, तो सबके एग्ज़ाम में ये कुछ ना कुछ पार्ट तो ये आता ही है। ऑलमोस्ट पार्ट आता है। ग्रुप डी का तो ये 75% आता है। तो आज से हम इस बुक को रीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक ये कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री। तो देखो यहाँ पर सर ने साथ साथ लिखा भी हुआ है कि कौन से एग्ज़ाम में पहले ये क्वेश्चंस आए हुए, और हम ये देखते हैं कि हर एग्ज़ाम में, मतलब एक क्वेश्चन 4-4, 5-5 एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। जैसे कि हम ये थर्ड क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि ये 4 एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये पीवाईक्यू हमारी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल है। अगर हम इस पीवाईक्यू को भी कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम एक्सप्लेनेशन भी साथ दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समकालीनों द्वारा लिखित विषयक स्रोतों को संदर्भित करता है जिसमें कालों का इतिहास सम्मिलित होता है। अब कालों का इतिहास है यानी पीरियड हिस्ट्री बताना है, तो क्या हो सकता है? जनवार्ता, कालवृत्त, गाथा गीत या चर्मपत्र। तो इसका सही आंसर है कालवृत्त। अब नीचे सर ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कालवृत्त ऐतिहासिक घटनाओं का एक रिकॉर्ड होता है जो कालानुक्रमित क्रम में वर्ष दर वर्ष दर्ज किया जाता है। इन्हें अक्सर समकालीन लेखकों द्वारा लिखा जाता है और ये उस अवधि के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण पाठ्यस्रोत होते हैं। ये राजाओं के शासनकाल, युद्धों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का लेखा जोखा प्रदान करते हैं। जनवार्ता क्या होती है? लोक कथाएँ और परंपराएं होती हैं। गाथा गीत क्या होते हैं? कथात्मक कविताएं और गीत होते हैं। और चर्मपत्र क्या होता है? लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालवृत्त, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, किसने यह परिभाषा दी कि इतिहास सबसे पुरानी कला है और विज्ञान बनने के लिए सबसे कम उम्र का आकांक्षी है? जेबी बरी ने दी है, सेंट ऑगस्टिन ने दी हैं, कार्ल मार्क्स ने दी हैं या आर्नोल्ड टॉयन ने दी है? तो इसका सही आंसर है जेबी बरी। व्याख्या देखिए इसकी। यह प्रसिद्ध कथन ब्रिटिश इतिहासकार जेबी बरी का है। उन्होंने तर्क दिया कि इतिहास को केवल कहानियों के संग्रह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए जो साक्ष्य के महत्वपूर्ण विश्लेषण और व्याख्या पर आधारित हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए। HSSC MP HW में भी आया हुआ है, HSSC असिस्टेंट मैनेजर में भी आया हुआ है, चार्जमैन मैकेनिकल में भी आया हुआ है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर में भी आया हुआ है। देखिए 4 एग्जाम्स में आया हुआ है, और वो भी 2021 में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? जेम्स प्रिंसेप, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर विलियम जोन्स या सर जॉन मार्शल? तो इसका सही आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। व्याख्या देखिए। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे जिन्होंने बाद में भारत के ऐतिहासिक भूगोल और पुरातत्व में गहरी रुचि ली। उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक के रूप में उनके काम के लिए भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। वे 1861 में स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। पीरियड भी आ सकता है कि वो कब थे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, इतिहास के स्रोत। सेकंड चैप्टर है शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र और सिक्के। फर्स्ट क्वेश्चन है, असिस्टेंट मैनेजर में आया हुआ है, न्यूमिस्मैटिक्स किसका अध्ययन है? स्मारक का, शिलालेख, सिक्के या कलाकृतियाँ? तो न्यूमिस्मैटिक्स मुद्रा शास्त्र को कहा जाता है। देखिए ये इंग्लिश में वर्ड आ गया, तो हमें इंग्लिश को भी कंसिडर करना पड़ेगा। मुद्रा शास्त्र से तो पता चल रहा है मुद्रा यानी करेंसी, तो इसका सही आंसर होगा सिक्के। व्याख्या देखिए।
न्यूमिस्माटिक्स या मुद्रा शास्त्र सिक्कों, पदकों और कागजी मुद्रा का अध्ययन है। यह इतिहास और पुरातत्व का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि सिक्के हमें तत्कालीन शासकों, उनकी अर्थव्यवस्था, धार्मिक मान्यताओं, कला और व्यापारिक संबंधों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्के। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्टाफ नर्स में आया हुआ है ये। हाथीगुम्फा शिलालेख, करावेल, गिरनार शिलालेख, रुद्रधामन, ग्वालियर प्रशस्ति राजबोध से संबंधित है, या कारा शिलालेख शिव स्कंद वर्मा। तो कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? तो सही आंसर है इसका कारा शिलालेख शिव स्कंद वर्मा। व्याख्या देखिए, हाथीगुम्फा शिलालेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। गिरनार शिलालेख शक शासक रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। ग्वालियर प्रशस्ति प्रतिहार राजा मिहिरभोज से संबंधित है। कारा शिलालेख शिव स्कंद वर्मन से संबंधित नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा, कारा शिलालेख शिव स्कंद वर्मा से संबंधित नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ग्रुप 56 में आया हुआ है। वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है, किस अभिलेख में दिया गया? ऐहोल अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, हाथीगुम्फा गुहा अभिलेख, या हल्मिडी अभिलेख। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, उसमें सुमेलित नहीं बताना था। तो हाथीगुम्फा शिलालेख तो हमने अभी सही बताया था कि खारवेल ने किया है। तो देखिए दोबारा रिपीट हो गया एक क्वेश्चन। हाथीगुम्फा गुहा लेख इसका सही आंसर होगा। व्याख्या क्या है? हाथीगुम्फा अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह कलिंग के राजा खारवेल द्वारा खुदवाया गया था और इसमें उनके शासनकाल की घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया ऐहोल अभिलेख ये किससे संबंधित है? राजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करता है। हल्मिडी अभिलेख कन्नड़ भाषा का सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है, जो कदंब वंश से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन है, कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। व्याख्या देखिए, पुरालेख शास्त्र प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन है जो पत्थर, धातु, लकड़ी और मिट्टी जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण होते हैं। यह ऐतिहासिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रतिमा विज्ञान, मूर्तियों और चित्रों में प्रतीकों के अध्ययन से संबंधित है। और मुद्रण कला टाइपिंग और प्रिंटिंग की कला है। सुलेखन सुंदर लिखावट की कला है। तो हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। थर्ड है प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल। आरंभिक कृषक तथा पशुपालक काल से ताम्र काल में संक्रमण को डैश में चित्रित किया गया है। ये देखिए, ये CET में आया हुआ है 2022 में। कृषक और पशुपालक काल से ताम्र काल में संक्रमण को डैश में चित्रित किया गया है। नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण से महापाषाण काल, पुरापाषाण से नवपाषाण काल, या महापाषाण से ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन है नवपाषाण से ताम्रपाषाण काल। व्याख्या देखिए इसकी, मानव विकास के कालानुक्रम में आरंभिक कृषक तथा पशुपालक काल को नवपाषाण काल के रूप में जाना जाता है। इसी काल में मनुष्य ने स्थायी बस्तियां बसाई थी और खेती करना शुरू की थी। इसके बाद का युग वह था जब मनुष्य ने पत्थर के औजारों के साथ साथ पहली धातु तांबे का उपयोग करना सीखा था। इस संक्रमणकालीन युग को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। अतः कृषि आधारित जीवन से धातु के उपयोग की और संक्रमण को नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल के रूप में चित्रित किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, ये वर्क सुपरवाइज़र में आया हुआ है। पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय था शिकार करना। पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार और खाद्य संग्रहण था। वे खाना बदोश थे, मतलब वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों का विकास
बाद के नवपाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल के लोग जीवित रहने के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे और जानवरों का शिकार करने तथा कंदमूल इकट्ठा करने के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो ये थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेसन के क्वेश्चंस। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स के भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जितना से ज़्यादा हो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।